नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल और माई क्लास में। आज हम गणित पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी समय हो गया है, दिसंबर का मंथ चल रहा है और मेरी स्टडी क्लासेस में जो गणित है उसका पाठ्यक्रम जो है पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो रिवीजन होने वाला है वो आज से प्रारंभ होगा। रिवीजन को आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। गणित का जो रिवीजन होने जा रहा है, कुल अध्यायों की संख्या 15 है और उसमें से कुछ अध्याय जो है 30% का कोर्स है, 15 हो या 16 हो, और 30% का कोर्स जो है वो हटाया गया है। तो हम लोग जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं हम उनको पढ़ेंगे। आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो लेसन नंबर 1 का करेंगे। लेसन नंबर जो 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। रिवीजन में क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ आई है, कौन सी चीज कैसे आई है। बस हमारा रिवीजन का मतलब है कि पुनः अभ्यास हो जाए, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उनको हम देख सकें। ठीक है, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार क्या है नजर मारें और फटाफट उनको देख लें, यही हमारा रिवीजन होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक है आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो 1 है एनसीईआरटी बुक, उसका जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पे है। एनसीईआरटी क्या हम यहाँ पे करना जा रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 400 लिखिए 4052 और 12576। 4052 और 12576 ये दो संख्याएं हैं और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। इनका हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग ज्ञात करना है, प्रयोग करके ज्ञात कीजिए है। एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ हमको क्या करना है, याद करना है। और हमने आपको पढ़ाया था पहले, जो क्लास में बच्चे बैठे देख ले कि हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम थी वो समझाया था। तो अभी जब पढ़ेंगे तो हमारा अभ्यास होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए तो हल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अपना उठा लीजिएगा एनसीईआरटी से। क्या है प्रश्न? प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कैसे ज्ञात होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते छोटा कौन है बड़ा कौन है। यहाँ पे छोटा कौन है, ये है बड़ा, ये है छोटा। तो बड़ा लिख लेते हैं, 12576 बड़ा है 4052। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे मैं रफ काम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। रफ काम का मतलब इसी का है। अगर इसको भाग कर ले, किससे कर ले, भाग, तो 4052 क्या भाग कर लीजिए 12576 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? अगर इसको हम 3 बार लेके जाते हैं, ध्यान से देखें, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 5 तिहाई 15 और 4 तिया 12। ठीक, कितना बचा? 0। कितना बचा? 2। यहाँ पे बचेगा तो वहाँ, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 0 और 0। ये कितना आ गया? 420। अभी 420 इससे क्या छोटा, अब इस 420 को क्या करना है, अब इससे भाग कर देंगे 4052 से। कुछ याद आ रहा है? ठीक, ओके, तो इसको भाग करते हैं।
अगर हम इसको भाग कर लें तो अगर हम 9 बार लेके जाएं, 9 0 जा 0, 9 दूनी 18 से लगा 1, 9 चौक 36, 1 37, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा यहाँ कितना बचेगा 15, 15 से 8 गया 7, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 9 और 9 7 गया 2, कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या करेंगे, 420 से भाग कर लें। चलिए टेबल पढ़ते हैं 420 की, तो 272 अगर 2 बार लेके गए तो अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बार ही लेके जाएंगे 272। यहाँ क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 11, 11 से 7 गया 4, यहाँ बचेगा 148 और इसको भाग कर लेते हैं 272 से। ठीक, एक बार लेके जाएंगे 148, कितना बचेगा 12 से 8 गया 4, 6 से 4 गया 2 और इसको 148 से क्या करते हैं भाग। अगर हम 5 बार लेके जाएं तो 5 चक्को 20 का 0 हासिलेगा 2 और 5 दूनी 10 और 11 12, 8 और 28, कितना बचेगा 28 बचेगा, 28 बचेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। 5 चौको 20 और 148 और यहाँ पे 124 बचेगा, 124। हाँ, अब 124 की 1 सा करेंगे जब, यहाँ पे 124 बचेगा तो 124 ही आएगा। यहाँ कितना बचेगा 8 से 4 गया 4, यहाँ कितना बचेगा 2 और इसकी 124 से करेंगे। और 5 बार लेके जाए तो 5 चक्को 20 का 0 हासिल लेंगे 2, 5 2 10 11 12, कितना बचेगा 4 और ये हो जाएगा 4 6 24। हमने यहाँ पे क्या किया, 23 को इससे भाग किया, ठीक है। और फिर देखो मैं भाग करते करते वही इधर आ गया और लास्ट में 6 तक हमारा क्या हो गया, 6 बार जब लेके गए तो हमारा कितना आया 0, कितना आया 0 आ गया, ठीक है। इसको 6 बार जब लेके गए तो हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका जो शेषफल जो बचता है, जिससे लास्ट में जिससे कट रहा है पूरा पूरा, यही इसका क्या होता है HCF। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले कितना इसके बाद लिखेंगे क्या है, पता है कि इसकी और इसकी क्या करो गुणा, ध्यान से देखें, इसकी और इसकी क्या करें गुणा, और अगर इसमें शेषफल को क्या कर दें जोड़ दें तो ये मिलता है। तो ये देखो कितना है 12,576, ठीक है। उसमें 76 जिसे भाग कर रहे हैं उसकी गुणा किससे कर देंगे 3 से, और क्या जोड़ देंगे 420। समझ में आया, यही एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय थी। इसे क्या कहते हैं, इसको भाजक, जिससे भाग करते हैं, ये भाग करने वाला है और ये भाग के बाद बचा हुआ है ये है शेषफल, इसको भाग किया गया, ठीक है ओके। अब इसमें क्या है, इसमें तो 420 यहाँ आ जाएगा, 420 नहीं, यहाँ पे आएगा 4052। ये 420 गुणा 9 प्लस 272, समझ में आया, ठीक आया समझ में। अब ये 420 जो यहाँ पे है ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 272 गुणा 1 प्लस 148, देखिए इसको भी लिख लिया, ठीक। अब ध्यान से आप देखें यहाँ पे तो 272 यहाँ आ जाएगा, 148 गुणा 1 प्लस 124, और फिर अगर ध्यान से देखें तो 148 यहाँ पे आ जाएगा और 124 गुणा 1 प्लस 24। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 124 हमारा यहाँ आ जाएगा और 24 गुणा 5 प्लस 4
और यहाँ पे अगर देख ले हम यहाँ पे तो 24 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 6 प्लस 0, 4 गुणे 6 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक जो होता है मासा पा होता है। ठीक है, चूंकि के लिए हम यहाँ ये ऐसे लगा भी सकते हैं, इसलिए HCF बराबर 4, तो ये है हमारा, यही क्या है 4। ठीक है, आया समझ में। ये भाजक है, यहाँ पे ये भाजक जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, अगर जिससे भाग करेंगे और उस चीज से भाग कर रहे हैं और लास्ट में शेषफल क्या आ जाता है 0, समझना। लास्ट से हम क्या करेंगे, भाग करते हुए चलेंगे और जिस संख्या से हम भाग करें और हमारा क्या आ जाए 0 शेषफल आ जाए, तो उसी भाजक को क्या कहते हैं HCF। तो ये जो विधि है इसी को कहते हैं एल्गोरिथ्म विभाजन विधि। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्गोरिथ्म विभाजन विधि, इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अगला प्रश्न जो है वो देखें। हाँ, और ये जो जानते हो क्या होता है, ये विधि क्या होती है, ये होती है भाज्य। भाज्य क्या होती है, भाज्य का मतलब है तो ये जिसको भाग किया जा रहा। ठीक है, और क्या इसके बराबर होता है भाजक। भाजक हमारा कौन है, जिससे किया जाए, ये जिससे किया जाए। और ये क्या देता है भागफल। भागफल हमारा क्या है ये प्लस शेष। ठीक है, तो ये क्या था, ये किसने दिया था, ये एल्गोरिथम ने दिया। भाज्य, भाज्य क्या होता है, जिसको भाग किया जाए। ध्यान से देखें, जिसको भाग किया जाता है, या यूं लिख ले, जिस संख्या को भाग किया जाता है। भाजक क्या होता है, जिससे भाग किया जाता है। भागफल क्या होता है, भाग करने पर प्राप्त फल। और शेषफल क्या होता है, जो शेष बच जाता है। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों का उतर गया। यस सर। ठीक, गुड। मैं इसको निकाल रहा हूँ, समझ में आया। यस सर। ध्यान से। इसी प्रकार से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उसे क्या करना है, हल करना है, कंप्लीट कर लेना है। कोई भी इसी पर क्वेश्चन आ जाए, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लें। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई तो संख्या देगा, तो हमें क्या करना, उसी क्रम में इसको चलाना है, आंसर आ जाएगा। तो मेरा रीजन का मतलब हमने क्या बताया था आपको, कि एक ही प्रकार का कम से कम एक क्वेश्चन कराऊंगा। कितने, एक क्वेश्चन, जिससे आपको क्या हो जाए, रिवीजन पता चलेगा। और उसी बेस पे आपके मॉडल पेपर में, बुक में बहुत से क्वेश्चन है, अपने आप करिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न जो आपका एनसीईआरटी का है वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्या लिखा है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कहीं मिला क्वेश्चन? सर क्या लिखा है? 2q के रूप में, होता है 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यस सर। तो हमें ये करना, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक हो, सम पूर्णांक हो, 2q के रूप में हो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हमें दर्शाना क्या है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा वो क्या 2q के रूप में हो, ये कह रहा है प्रश्न हमारा। और क्या कह रहा है? अब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम 2q प्लस 1 के रूप में। सम पूर्णांक का मतलब होता है कि वो संख्या 2 से कट जाएगी। सर तो 2q अगर होगा, q क्या होता है? ये होता है पूर्णांक। यस सर। पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है? पूर्णांक में क्या हो सकता है कि -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, ये क्या होते हैं? यही पूर्णांक होते हैं। Yes. ठीक है, पूर्णांक जो होती हैं प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात धनात्मक हो रही है, प्लस की माइनस की नहीं आएगी। यस सर। तो 2q क्या होगा? धनात्मक। और क्या होगा? विषम पूर्णांक का मतलब क्या होगा? 2 से नहीं कटे। सिर्फ फॉर एग्जांपल 4 क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है, यस सर। और अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी? 5। अब ये क्या हो गई? विषम हो गई, सम नहीं रह गई, ये विषम हो गई और ये सम हो गई। ये हमें क्या करना है? ये चीज हमें क्या करना है? दर्शाना है, दर्शाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये बात कही गई है तो इसको क्या मान लेंगे? आइए समझते हैं। यहां से हल जो स्टार्ट हुआ, देखेंगे। माना ए, माना इस माने कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। b की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखो b कितना है? ये, इसलिए यहाँ पे ये जो है जितना ये होगा उसी को b मानेंगे। जितना ये हिस्सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये हिस्सा होगा वही हमें क्या मानना होगा? b मानना होगा। आप क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक होगा तो क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा या तो क्या होगा? बराबर होगा। या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, या फिर 0 से बराबर होगा। कोई भी पूर्णांक 0 से क्या होता है? छोटा नहीं होता है। तो वहां पे ध्यान से इसको समझें। या तो कोई पूर्णांक 0 से क्या होगा? बड़ा, और या तो क्या होगा? बराबर। ठीक है, ए जो होता है ए बराबर 2q प्लस r, 2q प्लस r, जहां r बराबर कितना होगा? 0 है। ठीक, या r बराबर 1 कर सकते हैं। r बराबर 1 है। r बराबर 0 कब? और r बराबर 0 रखेंगे, ध्यान समझिए। ए क्या हमने माना? धनात्मक पूर्णांक। तो ए क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। और r बराबर 1 रख देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी 2q प्लस 1। अगर r बराबर क्या रख देंगे? 0, तो ये कंडीशन आ जाएगी 2q। ये अगर 0 हो जाएगा, 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या? r बराबर 0 इसके लिए, r बराबर 1 इसके लिए, a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बन जाए कंडीशन। समझ में आया? ठीक, तो नंबर 1, नंबर 1।
r बराबर 1 रखने पर ठीक है। देखो इसमें मैं इस वाले में मैं r बराबर 1 रखूंगा, इस वाले में मैं r बराबर 1, a बराबर 2q प्लस 1 ठीक है। r बराबर मैंने 1 रख दिया तो क्या आ गया, a बराबर 2q प्लस 1 ठीक है। फिर तथा 2q प्लस 1 2 से क्या है, अभाज्य है ठीक। मैं आगे की बात यहाँ लिखना चाहता हूँ। हमने r बराबर 1 रख दिया यहाँ पे तो 2q प्लस 1 आएगा और 2q प्लस 1 2 से क्या है, अभाज्य ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक ये क्या है, धनात्मक भी है, माइनस तो है नहीं, एक जुड़ गया और 2 से एक जुड़ जाने पर 2 से एक कटेगा भी नहीं तो विषम भी हो गया। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा ठीक है। आया समझ में, ठीक आया समझ में। और अगर हमने क्या रख दिया, लिखेंगे अतः यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक कैसा पूर्णांक है, विषम है। कैसा पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है ठीक है ओके। अगर हम क्या रख दें, a बराबर एक क्या रख दें, r बराबर 0 रख दें, क्या रख दें, r बराबर 0 r बराबर 0 रखने पर इसमें देखो r बराबर 0 रख रहे हैं तो a बराबर 2q प्लस 0 तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2q आएगा। a बराबर क्या आएगा, 2q ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a बराबर 2q 2 से भाज्य है, ये 2 से भाज्य है ना। अगर इसको 2 से आप काटिए, ध्यान से अगर देखें यहाँ पे 2q बटे 2 तो से कट जाएगा, q बचेगा तो ये नहीं कटेगा, तो क्या है 2 से क्या है, भाज्य है। अतः यह एक समपूर्णांक है ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा था धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में हो और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप में हो। तो हमने देखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में है और धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में है ठीक है। सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत क्लास में, ओके इसे रेज करता हूँ। बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है मैथ की क्लास। मैं आपको फ्री में देना चाहता हूँ कि आप फ्री में इसका लाभ उठा सकें और अच्छे से इसको घर पे तैयारी कर सकें। और हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन के कई से एग्जाम्पल आपको नहीं मिल पाए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की क्लास नहीं है, दिस इज ओनली रिवीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा एग्जाम्पल जो था एनसीईआरटी का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 देखेंगे। आइए देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। देखते हैं क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 1 के रूप में हो या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q एक
पूर्णांक, पूर्णांक है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, यहां पे हमें क्या दर्शाना है कि जो 4q + 1 है धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे कि हमने पहले देखा तो 2q + 1 के आया था, हमें ये दर्शाना है कि 4q + 1 के रूप में हो सकता है और या फिर 4q + 3 के रूप में भी क्या हो सकता है। कौन संख्या, धनात्मक भी हो और विषम भी हो, मतलब 2 से उसका भाज्य नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, b, हमें कहा था इसी को b मानेंगे, इसी को b मानेंगे, लिखेंगे b बराबर 4। यहाँ से हल है बच्चों, b बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो r बराबर कितना रख सकते हैं, 4 से कम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 से जो b होता है उसे हमेशा कम रखते हैं यार, क्योंकि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी, कि जो q होगा वो 0 से क्या होगा, सब बड़ा होगा या तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और r बराबर क्या होगा देखते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर 4q + r, a बराबर 4q + r, नहीं ये पहले हम नहीं लिखते, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर, b बराबर 4 हो गया, r बराबर ये रख देंगे, a बराबर 4q + r। ठीक है, और जहां q प्रश्न में ही हमारा कह रहा था, क्या कह रहा है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये बात हमारी प्रश्न में ही कह रही थी। ठीक है, ध्यान से बच्चों समझे कि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में दर्शाना है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक। तो b बराबर से कितना है, 4 है, तो r बराबर 0 से लगा के 3 तक हो सकता है, 4 के बराबर नहीं हो सकता। और यूक्लिड एल्गोरिथ्म से a बराबर 4q + r, a क्या होता है, हमने अभी माना था पहले वाले प्रश्न में, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से मान सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते, तो r का मान हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस समीकरण जो ये हमारा है, इसमें हम r का मान बारी बारी करके रखेंगे। तो पहली कंडीशन, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर ध्यान से देखें, देखिए a 4q + 0 हो जाएगा, a बराबर क्या आ गया, 4q आ गया। कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए, a बराबर कितना आ गया, 4q, चूंकि 4q 2 से भाज्य है, 4q क्या है, 2 से हमारा भाज्य है, अतः यह एक समपूर्णांक है, इसलिए यह एक कैसा पूर्णांक हो जाएगा, समपूर्णांक। आप बताइए, यदि भाज्य नहीं होता तो विषम पूर्णांक। ठीक, आगे मैं यहाँ लगाना चाहता, देखिए दूसरा कंडीशन पे क्या होगा, r बराबर 0 रख दिया, r बराबर 0 रख दिया हमने,
अब r बराबर क्या रखेंगे 1। देखिए r बराबर 1 रखने पर ध्यान से देखिए a 4q प्लस 1। ठीक है, देखें चूंकि 4q प्लस 1, ध्यान से देखें 4q जो प्लस 1 है, ये 4q जो था ये 2 से क्या था, भाज्य था। जो 4q था 2 से क्या था, भाज्य था। तो यहाँ पे r बराबर 1 जब रख दिया तो a बराबर क्या आ गया, 4q प्लस 1। शायद लाइट चली गई है, कोई समस्या आपको हो सकती है, चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। r बराबर अगर 1 रख दिया तो a बराबर आ गया 4q प्लस 1। तो जहाँ इसलिए चूंकि 4q प्लस 1 2 से भाज्य है, बताओ नहीं है सर, 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, a बराबर, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पे जो इतना क्वेश्चन ये इधर का था, ध्यान से देखो, मैं थर्ड की पार्ट जो होगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। r बराबर 1 भी रख लिया, अब क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे। ध्यान से देखते हैं, r बराबर 2 रखने पर देखिए r बराबर में 2 रखूंगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, 4q प्लस 2। ध्यान से देखें, लिखेंगे चूंकि देखो 4q जो 2 है ये 2 से भाज्य हो जाएगा। यस सर, हाँ हो जाएगा, 2 से भाज्य है, इसलिए यह एक संपूर्णांक है। अब चौथी कंडीशन, r बराबर 3 रखने पर, देखिए r बराबर 2 भी बच्चे हो चुका है, r बराबर 3 हम रखने जा रहे हैं। देखें ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 3, a बराबर 4q प्लस 3। अब बताइए आप, क्या ये 4q प्लस 3 r से 2 से भाज्य है, नहीं है, क्योंकि 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा प्रश्न जो था क्या कह रहा था, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप में हो या 4q प्लस 3 के रूप में हो। आप देख लीजिए, ये तो सम है तो बात ही नहीं होगी, ये विषम है। हाँ, विषम पूर्णांक देखो, या तो 4q प्लस 1 के रूप में है और ये भी सम हो गया, और ये क्या है, विषम, ये भी क्या है, 4q प्लस 3 के रूप में। समझ पाए, या तो 4q प्लस 1 के रूप में हो गया तो 4q प्लस 3 के रूप में होगा। ठीक है, तो लिखेंगे लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, वो अगली क्लास में कराया जाएगा आपको। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये प्रश्न देखकर, आपको अगर चीजें समझ में आई होंगी तो अच्छा लगा होगा, और हम समझ पा रहे होंगे चीजों को कि लाइट जा चुकी है, लेकिन ये दिक्कत है, अगले बार ये दिक्कतें को सामना किया जाएगा। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको लास्ट तक देखा। ये रिवीजन है बच्चों, तो रिवीजन में हो सकता है कि मेरे प्यारे दोस्तों की आपको चीजें, जो क्वेश्चन है उसका एक ही क्वेश्चन दिखाई दे, उसके उदाहरण ना दिख पाए, लेकिन आप इस बेस पे चीजों को लगाएंगे तो ये अपनी बुक्स में जो भी आपके पास क्या है क्वेश्चन है उनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तो फॉलो करिए। जय हिंद।